Pressure due to a liquid column, that is P is equal to H rho G. या जनरल एक्सप्रेशन हम बताए थे, इट इज P is equal to H rho G क्या साइन थीटा. इस प्रेशर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू राइटिंग H सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड कॉलम, या इसको लिख सकते हैं हम लोग H साइन थीटा सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड कॉलम. क्या जनरली लिक्विड कॉलम वर्टिकल रहेगा तो साइन थीटा हमेशा 1 रहेगा, 90 डिग्री हमेशा साइन 90 इज ऑलवेज 1. H सेंटीमीटर ऑफ द लिक्विड कॉलम. अगर प्रेशर ऐसे दिया है तो हम लोग क्या समझेंगे कि प्रेशर का वो वैल्यू है जो कि H सेंटीमीटर लिक्विड लेने से जो बॉटम में जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो प्रेशर का वैल्यू H सेंटीमीटर ऑफ द लिक्विड कॉलम दिया हुआ है. जैसे what do you understand by 76 centimeter Hg प्रेशर. प्रेशर लिखा रहता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ऐसे दिया रहता है. इससे हम लोग क्या समझते हैं, क्या समझेंगे? What is the understanding? हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम है. तो पहली बात तो ये कि अगर हमसे एक्चुअल कोई प्रेशर पूछे कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रेशर इन पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या कोई दूसरा यूनिट में एटमॉस्फेयर में, तो प्रेशर हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो, प्रेशर तो H rho G होता है, मतलब 76 सेंटीमीटर दिया हुआ है. क्लियर? तो 76 सेंटीमीटर को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया? मीटर मल्टीप्लाइड बाई, या छोड़ो, 76 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 13.6 होता है डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. डेंसिटी ऑफ Hg याद रखना 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी. तो हम लोग तो CGS सिस्टम में काम कर रहे है कि नहीं, और मल्टीप्लाइड बाई G का वैल्यू 980, 9.8 तो SI में होता 980. समझ में आ रहा है? जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना वैल्यू आ रहा है, कैलकुलेट करो. 980 मल्टीप्लाइड बाई 980 multiplied by 13.6 multiplied by 76, we are getting 1.013. 3 और 3 6, 1.013 into 10 की पावर 6. लेकिन ये कौन सा यूनिट में आएगा? डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर. डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ध्यान रहे कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10 की पावर 5 डाइन्स. 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर. तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा? कितने डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा? इसको डाइन में चेंज कर दो, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो. तो ये डाइन में चेंज करोगे तो 10 की पावर 5 आ जाएगा. मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करोगे तो 10 की पावर 4 आ जाएगा. 10 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही बोला जाता है 1 पास्कल. 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही बोला जाता है 1 पास्कल. 1 पास्कल इज 10 की पावर 10 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहीं पर अगर हमसे कोई बोलता कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर दो, 10 से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते. 1.013 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. समझ में आया? तो 76 सेंटीमीटर Hg जो दिया है, इसका यह मतलब है कि अगर हम 76 सेंटीमीटर लेंथ का मर्क्यूरी कॉलम लेते तो जो बॉटम में जो प्रेशर आता वो प्रेशर की बात हो रही है. इज दिस क्लियर? डेंसिटी और G बोथ आर कांस्टेंट, इसलिए दोनों कांस्टेंट को हम लोग हटाकर सिर्फ सेंटीमीटर लेंथ के यूनिट में हम लोग रख देते हैं, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में.
1 Newton per meter square is 1 Pascal. 1 atmosphere is 1.013 into 10 की पावर 5 Newton per meter square. इसी प्रेशर को हम लोग 1 एटमॉस्फियर का यूनिट देते हैं. 1 एटमॉस्फियर इज 10 की पावर 1.013 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 1 बार जो होता है वो 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है. वन बार इज 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ध्यान रखना, एक एटमॉस्फियर और एक बार हम लोग लगभग बराबर मानते हैं, लगभग बराबर, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है ये फैक्टर का. 1.013 कैन बी कंसिडर्ड एज 1 एटमॉस्फियर इज ऑल्सो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. या हम लोग बोलते हैं 1 एटमॉस्फियर इज 760 mm ऑफ मर्क्यूरी लेंथ. 1 mm Hg को 1 टॉर भी बोला जाता है, TORR. Therefore, 1 atmosphere can also be written as 760 torr. 1 atmosphere can also be written as 760 torr. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फियर भी गैसों से भरा हुआ है. ये एटमॉस्फियर भी हम लोग पे एक प्रेशर एक्सर्ट करता है. ये अलग बात है कि ये प्रेशर हम लोग फील नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर का प्रेशर ज्यादा है और बाहर का प्रेशर कम है, लेकिन हमारे ऊपर भी एटमॉस्फियर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज कॉल्ड बैरोमेट्रिक प्रेशर. बैरोमेट्रिक प्रेशर, सिंपल बैरोमीटर. क्या किया गया कि एक कंटेनर में मर्क्यूरी लिया गया. एक कंटेनर में मर्क्यूरी लिया गया. ये पूरे बोर्ड को तुम एटमॉस्फियर मानो, सब कुछ एटमॉस्फियर पे चल रहा है. मर्क्यूरी लिया गया. एक लंबा सा पतला कैपिलरी ट्यूब जो कि एक तरफ से बंद था, उसको पूरा ऊपर तक मर्क्यूरी से भरा गया. पूरा ऊपर तक मर्क्यूरी से हम लोग इसको भर दिए अप टू द रिम. कहीं भी एयर का लीकेज नहीं है. फिर क्या किया गया? अंगूठे से ये एंड को दबाकर पूरे उलट के इसके अंदर घुसाकर तब अंगूठा छोड़ा गया. समझ में आ रहा? ये अंगूठे से हम लोग दबा दिए. दबाने के बाद पूरा उल्टा किए, अंदर घुसाए, तब अंगूठा छोड़े. मतलब कहीं भी एयर का लीकेज नहीं है. समझ में आ रहा है? तो जब ऐसा किए हम लोग तो इसमें पाया गया कि मर्क्यूरी कॉलम में तो पूरा मर्क्यूरी भरा हुआ था. ये मर्क्यूरी कॉलम धीरे धीरे सरक के इसमें से निकलता है. लेकिन एक वक्त आता है जब लेवल नीचे जा रहा था रुक जाता है. मतलब यहां से मर्क्यूरी निकलना शुरू होता है, लेकिन एक टाइम के बाद ये मर्क्यूरी निकलना बंद हो जाता है. बंद क्यों हुआ? बंद इसलिए हुआ क्योंकि ये एटमॉस्फियर इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है कि नहीं? ये दबा रहा है कि नहीं एटमॉस्फियर इसको? तो जितना प्रेशर दबा रहा है उतना ही प्रेशर यहां पर क्रिएट हो गया. इस कॉलम के वजह से यहां जो प्रेशर क्रिएट हुआ दैट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसीलिए वो लेवल गिरना क्या हो गया? बंद. अब इस एरिया में क्या होगा बताओ? वैक्यूम. इसके अंदर कुछ नहीं होगा, कोई गैस का लीकेज नहीं था. वो धीरे धीरे सरका, एक टाइम के बाद वो रुक गया. फिक्स, कांस्टेंट. तो कांस्टेंट क्यों हुआ भाई? तो यहां से यहां तक के जो प्रेशर है, यहां जो प्रेशर लगा रहा है ये लिक्विड, वो प्रेशर इस दबाव के बराबर है. जब ये लेंथ नापा गया यहां से यहां तक, यही लेंथ 76 सेंटीमीटर लेंथ आता है. और इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. ठीक है, बोलने वाली बात है कि 76 सेंटीमीटर Hg, लेकिन एक्चुअल प्रेशर कितना जो हम कैलकुलेट किए थे? 1.013 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. Is this clear? So like this the atmospheric pressure is measured and this is called a simple barometer. Pressure of the atmosphere is equal to 76 centimeter of Hg. मान लो. कॉलम कौन सा लिए थे?
वॉल पे कहाँ प्रेशर लग रहा है? वो तो कांच का वॉल है, उसके ऊपर प्रेशर कहाँ लगेगा? नहीं, लोहे पे प्रेशर लग रहा है तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? सिलेंडर के अंदर गैस होता है तो सिलेंडर पे एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, लेकिन जब तक वो क्लोज्ड है तो उससे कोई मतलब नहीं है। रिजिड कंटेनर, नो इफेक्ट। यहां पे जो प्रेशर लगा रहा है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये फ्लेक्सिबल थोड़ी है, रिजिड है, नो इफेक्ट ऑन द मैटर इनसाइड। इज इट क्लियर? मान लो एक कंटेनर है जिसमें मर्क्यूरी रखा हुआ है, यहां पर ये लेंथ 76 सेंटीमीटर, बताए यहां प्रेशर कितना होगा? कितना प्रेशर होगा? तो ऑब्वियस ही बात है कि ये अगर एटमॉस्फेयर पे खुला है तो एटमॉस्फेयर भी तो प्रेशर लगा रहा है। ये एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगा रहा है? ये एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगा रहा है? ये ऐसे समझना, हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम होता है। हम यहां से अगर एटमॉस्फेयर को हटा दें, एटमॉस्फेयर को हटा दिया गया और ठीक इसी के ऊपर एक और 76 सेंटीमीटर Hg, 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी रख लो ढक के, क्लोज। यहां जो प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था, 76 सेंटीमीटर Hg के बराबर ही तो था। अरे समझ में आ रहा है? इस सरफेस पे कितना प्रेशर लगा रहा था मर्क्यूरी? 1 एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ द Hg के बराबर होता है। तो 76 सेंटीमीटर Hg का मतलब क्या? इमेजिन करके एटमॉस्फेयर हटा दिए और इसी के ऊपर 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम रख दिए। और आपको हम पिछले क्लास में बताए थे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कट जाता है। यस और नो? What is the total length now? 76 plus 76. So pressure here is 76 plus 76. That is 6, 6, 12 to 1, 7, 14, 15, 152 सेंटीमीटर Hg प्रेशर। यहाँ पे कितना प्रेशर है? 152 सेंटीमीटर Hg प्रेशर। या बोलो 2 एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर यहाँ की वजह से, एक एटमॉस्फेयर यहाँ की वजह से। एक एटमॉस्फेयर ही 760 mm या 76 सेंटीमीटर Hg होता है। यहाँ कितना प्रेशर लग रहा? 2 एटमॉस्फेयर। यहां कितना लग रहा? यहां कितना लग रहा है? 76 प्लस 38 या बोलो 1.5 एटमॉस्फेयर। इस पॉइंट पे कितना प्रेशर? 1.5 एटमॉस्फेयर। इस पॉइंट पे कितना प्रेशर? 1 एटमॉस्फेयर। समझ में आ रहा है चीज? क्लियर है? कॉपी करो। मान लो ये सरफेस ऑफ अ लेक है और यहां तक वाटर है, डेप्थ इज h सेंटीमीटर, वाटर से भरा हुआ, ऊपर एटमॉस्फेयर है, सब कुछ खुले में मतलब एटमॉस्फेयर में। बताओ कि यहां पर कितना प्रेशर होगा इन सेंटीमीटर Hg? बताओ यहां पर कितना प्रेशर होगा सेंटीमीटर Hg में? डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर cc। मर्क्यूरी का डेंसिटी 13.6 ग्राम पर cc। सेंटीमीटर Hg में प्रेशर बताइए। वाटर है h सेंटीमीटर डेप्थ का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इंडिपेंडेंट। तो ऐसे समझो, ऊपर तो एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगा रहा। कितना लगा रहा है? कितना लगा रहा है? 76 सेंटीमीटर Hg।
अगर हम एक ट्यूब ले लें जो दोनों तरफ से बंद है, दोनों तरफ से बंद है, तो अब इस ट्यूब के ऊपर एटमॉस्फेयर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 76 सेंटीमीटर का लेंथ ले लिए मर्क्यूरी, तो जो प्रेशर मेरे को यहां मिलेगा उतना ही प्रेशर यहां पर एटमॉस्फेयर लगा रहा है सरफेस पे। ये वाटर के वजह से भी कुछ प्रेशर होगा, है कि नहीं? ये वाटर के वजह से जो प्रेशर होगा वो कितने सेंटीमीटर Hg के बराबर होगा? लेट वाटर के वजह से, सिर्फ वाटर के वजह से जो प्रेशर होगा वो भी कितने सेंटीमीटर Hg के बराबर होगा? लेट x सेंटीमीटर Hg। ठीक इसके नीचे इमेजिन किए कि x सेंटीमीटर Hg प्रेशर ड्यू टू वाटर, ड्यू टू एटमॉस्फेयर, तो यहां पे प्रेशर कितना आ गया? 76 प्लस x, यही आंसर है मेरा। यहां पर कितना प्रेशर होगा सेंटीमीटर Hg में? 76 प्लस x। एटमॉस्फेयर को हटा के उसके बदले मर्क्यूरी ट्यूब लगा दिए, तो वाटर को भी हटा के मर्क्यूरी ट्यूब लगाना और टोटल लेंथ देख ले। अप्रोच समझ में आ रहा है कि उस प्रेशर को हम लोग मर्क्यूरी के लेंथ के कॉलम में इक्विवेलेंट बराबर कर रहे हैं। कि मान लेते हैं पानी की वजह से जो प्रेशर है वो x सेंटीमीटर Hg के बराबर है, किया सकता है ना? ठीक है, पानी के वजह से प्रेशर कितना? H डेंसिटी 1 इंटू G। पानी की वजह से यही प्रेशर होगा ना, वाटर की वजह से यही प्रेशर होगा ना, HDG। और मान लेते हैं कि ये x सेंटीमीटर मर्क्यूरी कॉलम के वजह से भी इतना ही प्रेशर है। इतना ही प्रेशर मान लो x सेंटीमीटर ऑफ Hg देता है, x मल्टीप्लाइड बाई 13.6 मल्टीप्लाइड बाई G। ये मर्क्यूरी की वजह से प्रेशर, ये वाटर की वजह से प्रेशर, बराबर करके x निकाल ले, उतना ही लेंथ मर्क्यूरी का वो प्रेशर दे देगा जो वाटर एक्सर्ट कर रहा है। यस और नो? G कट गया, x कितना आ रहा? H अपॉन 13.6 सेंटीमीटर। देयरफॉर द प्रेशर हियर इज 76 प्लस H अपॉन 13.6 सेंटीमीटर Hg। आंसर मान लो कि एक कैपिलरी ट्यूब है, एक तरफ से खुला एक तरफ से बंद, इसके बीच में मर्क्यूरी कॉलम है 10 सेंटीमीटर का। क्या है? मर्क्यूरी कॉलम एक तरफ से खुला है, खुला है माने एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर या गैस का प्रेशर इज एक्सर्टेड फ्रॉम ऑल साइड इन इक्वल मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है? तो एटमॉस्फेयर ऑल्सो एक्सर्ट द प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन इन इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल वैल्यू। अगर इस ट्यूब को ऐसे ही रखा जाए तो बता यहां पर जो एयर है उसका प्रेशर कितना होगा? यहां पर जो एयर है वो कितना होगा उसका प्रेशर? 86। क्या ये लिक्विड कॉलम इधर प्रेशर एक्सर्ट करेगा? अबे थीटा 0 हो गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स का कंपोनेंट है क्या? नो सर। तो ये मर्क्यूरी कॉलम इधर प्रेशर एक्सर्ट करेगा क्या? नो सर। तो जितना प्रेशर इधर उतना ही प्रेशर इधर रुका हुआ है। यस और नो? क्या कोई लिक्विड कॉलम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करेगा? पतला सा लिक्विड कॉलम है तो क्या वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई उसका वेट का कंपोनेंट है? नहीं है। तो नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स, नो प्रेशर। यही अगर मैं ट्यूब को इस तरीके से खड़ा कर दिया, मर्क्यूरी कॉलम धीरे से सरक के आया नीचे, लेकिन आकर रुक गया, बता यहां पर एयर का कितना प्रेशर? यहां पे क्या एयर का प्रेशर कितना हो गया बताओ? क्योंकि हमें पता है कि ऊपर से कितना प्रेशर लग रहा है, 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर मतलब 76 सेंटीमीटर Hg।
ठीक इसी के ऊपर 76 इमेजिन कर मर्क्यूरी का लेंथ, फिर टोटल लेंथ कितना हो गया 76 प्लस 10, यहां पर प्रेशर कितना 86, और चूंकि ये रुका हुआ है तो गैस भी उतना ही प्रेशर दे रहा होगा, इसलिए तो रुका हुआ है। रुका हुआ है मतलब गैस भी उतना ही प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था ना ऊपर की ओर। यहां गैस का प्रेशर कितना हो गया 86 सेंटीमीटर Hg, 86 सेंटीमीटर Hg। क्लियर? यही अगर ट्यूब को हम इस तरीके से अगर रख देते, ये मर्क्यूरी कॉलम सरक के यहां तक आ, क्या पूरा बाहर निकल जाएगा? है? क्या ये मर्क्यूरी कॉलम पूरा बाहर निकल जाएगा? कभी ग्लास पूरे पानी के टब में घुसा के उल्टा निकालने का कोशिश करना, निकल जाता है? बात समझ में आ रहा है? तो जब उस गिलास से पानी नहीं निकल पा रहा आसानी से बाहर, तो ये लिक्विड कैसे निकल जाएगा बाहर? समझ में आ रहा? एक टाइम आएगा कि ये रुक गया। रुका क्यों? ये रुका क्यों? क्योंकि यहां पे जो प्रेशर है ऊपर से और यहीं पे जो प्रेशर है नीचे से बराबर, तो नीचे से खुला है, तो नीचे से प्रेशर कितना हो गया इसका? हो गया ना? यहां का प्रेशर बताओ 66। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि यहां पे जितना सेंटीमीटर Hg बोलोगे इसके ऊपर मर्क्यूरी कॉलम इमेजिन कर लेंगे, है कि नहीं? x सेंटीमीटर Hg मान ले, x सेंटीमीटर ऊपर, x प्लस 10 इज 76, सो x हैज टू बी 66 सेंटीमीटर Hg। ओके, यूट्यूब मैनोमीटर, ये भी प्रेशर मेजर करने का ही डिवाइस है। किसी गैस का प्रेशर मेजर करने का एक छोटा सा डिवाइस होता है यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर कैन बी ओपन लिम्ब मैनोमीटर। तो ओपन लिम्ब का कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होगा, मान लीजिए गैस, इस गैस से कनेक्टेड एक यूट्यूब मैनोमीटर, एक तरफ से खुला, और इसमें होता है मर्क्यूरी का कॉलम। मर्क्यूरी का कॉलम, इसको कनेक्ट नहीं किए थे गैस के साथ, इधर से भी 1 एटमॉस्फेयर, इधर से भी 1 एटमॉस्फेयर, दोनों लेवल बिल्कुल बराबर, है कि नहीं? मान लो इसको हम कनेक्ट कर दिए किसी गैस के साथ। गैस के साथ कनेक्ट करते ही दो केस हो सकता बेटा, या तो गैस का प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, या तो गैस का प्रेशर कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अगर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मर्क्यूरी कॉलम नीचे सरक जाएगा यहां तक, और ये उतना ही वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा यहां तक। दोनों लेवल में डिफरेंस आ गया। मान लेते हैं दोनों का लेवल का डिफरेंस इज H। टेल मी द प्रेशर ऑफ द गैस। यस सर, क्या बता? प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस H/2 क्या है? आधा कर देंगे तो आंसर आ जाता है। सिंपल सा बात है, यहां पे जो प्रेशर है उतना ही प्रेशर यहां पर है, तभी तो रुका हुआ है। यहां जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर यहां पर भी है। इसके वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो नीचे है रे, जो इस लेवल के ऊपर है वही तो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है।
इस पॉइंट पे प्रेशर और इस पॉइंट पे प्रेशर बोथ ऑफ देम आर सेम, तभी तो मर्क्यूरी कॉलम रुका हुआ है। समझ में आया? ये नहीं कि सर यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर सेम, गलत। फिर यहां का प्रेशर कहां गया? ऐसे अगर बोल दोगे तब तो गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। यहां लेवल का प्रेशर इस लेवल के प्रेशर के बराबर है, तभी मर्क्यूरी कॉलम रुका हुआ है। यहां पे प्रेशर कितना? P एटमॉस्फियर प्लस H रो G, P एटमॉस्फियर प्लस H रो G इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। मान लो गैस का प्रेशर कम रहता, मान लो गैस का प्रेशर कम रहता, सिचुएशन कुछ ऐसा, अगर गैस का प्रेशर कम है तो मर्क्यूरी लेवल यहां रहता और ये यहां रहता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, गैस का प्रेशर कम, मर्क्यूरी लेवल ऐसे चला गया। अब बताओ तो आप बोलेंगे इस लेवल का प्रेशर, ये H का डिफरेंस हो गया, इस लेवल का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर दोनों सेम। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना आएगा? P ऑफ द गैस प्लस H रो G, P ऑफ द गैस प्लस H रो G will be equal to P atmosphere. Like this we can calculate the pressure of the gas filled in a container. मैनोमीटर क्लोज्ड लिम्ब भी होता है, क्लोज्ड लिम्ब मैनोमीटर गैस के साथ और इधर से बंद। सिचुएशन कुछ ऐसा, लेवल यहां पर और यहां पर, इसके ऊपर क्या होगा? वैक्यूम। वैक्यूम मतलब प्रेशर वहां क्या होगा? जीरो। क्लोज्ड लिम्ब मैनोमीटर सीधे व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस? अगर ये H है तो यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर सेम। अब इस लेवल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, सिंपली H रो G। सो प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू H रो G इन अ क्लोज्ड लिम्ब मैनोमीटर। अब थोड़ा मैनोमीटर में हम चेंज कर दिए। मैनोमीटर का सिचुएशन ये कर दिए कि पहले ये दोनों लेवल बराबर थे, मर्क्यूरी भरा हुआ, इस लिम्ब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A2, लेकिन इस लिम्ब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज E1। ठीक, अब इसको हम कनेक्ट कर दिए किसी गैस के साथ। अब हम इसको किसी गैस के साथ कनेक्ट कर दिए। देन द मर्क्यूरी लेवल in the first limb comes down by H1. Then what is the pressure of the gas? पहला लिम्ब हम इसको कह रहे, दूसरा लिम्ब इसको कह रहे। जैसे ही इसे गैस के साथ कनेक्ट किया गया तो पहले लिम्ब में मर्क्यूरी का लेवल H1 लेंथ से नीचे चला गया। तो देख क्या कांस्टेंट रहेगा? वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी। यहां से अगर कुछ गया नीचे तो उतना वॉल्यूम इधर पहुंच चुका है। वॉल्यूम कांस्टेंट। तो अगर ये लेवल यहां से सरक कर, यहां था ओरिजिनल, वो सरक के यहां तक आ गया, ये अगर हाइट अगर H1 है तो ये लेवल भी ऊपर गया होगा। वो लेवल कितना ऊपर गया होगा? लेट x। तो यहां से वॉल्यूम कितना घटा? A1 H1
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, इतना वॉल्यूम घट गया है ना, और यही वॉल्यूम यहां बढ़ गया, दैट विल बी इक्वल टू A2 इंटू एक्स लेंथ। ये एक्स ऊपर चला गया मान लो यहां से यहां तक, एंड दिस लेंथ इज बिकमिंग एक्स। यहां से एक्स निकाल लिए, A1 बाई A2 इंटू H1, दिस इज एक्स। नाउ व्हाट विल बी द हाइट डिफरेंस? x plus h1, x plus h1 is the height difference. Therefore the pressure of the gas will be equal to pressure of the gas। यहां पर इस लेवल का और इस लेवल का प्रेशर सेम। प्रेशर को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हाइट से मतलब है। यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर सेम। यहां कितना प्रेशर? P एटमॉस्फेयर प्लस ये हाइट का डिफरेंस H1 प्लस P एटमॉस्फेयर प्लस H1 प्लस A1 बाई A2 इंटू H1 टाइम्स रो G। आंसर। पिछले क्लास में एक सवाल कराए थे, टू मिक्सिबल लिक्विड, दोनों मिक्स हो गए, तो हम लोग क्या किए, दोनों का फाइनल वॉल्यूम निकाले, फाइनल मास निकाले, फाइनल मास बाय फाइनल वॉल्यूम, फाइनल डेंसिटी, फिर H इंटू फाइनल डेंसिटी इंटू G। आंसर। इफ द लिक्विड आर इमिसिबल, इफ द लिक्विड आर इमिसिबल, अगर इमिसिबल है तो दोनों का डेंसिटी का फर्क होगा। इमिसिबल है, दोनों का डेंसिटी अलग अलग है। मान लो कि एक कंटेनर में D1 डेंसिटी वाला लिया गया था H1, दूसरे कंटेनर में D2 डेंसिटी H2, दोनों को मिक्स कर दिए, दोनों को ले लिए एक साथ ले लिए, तो दोनों लिक्विड एक के ऊपर एक आ गया, क्योंकि मिक्स तो हुआ नहीं। जिसका डेंसिटी कम वो ऊपर, जिसका डेंसिटी ज्यादा वो नीचे। मान लेते हैं D1 इज ग्रेटर देन D2, सो डेफिनेटली दिस लिक्विड विल बी अ D11 और दिस लिक्विड विल बी D2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो तीनों का सेम है, तो यहां से यहां तक का हाइट हो गया H1 प्लस H2। व्हाट विल बी द प्रेशर हियर? What will be the pressure here? Very simple. P will be equal to atmospheric pressure H1 D1G plus H2 D2G। ऐसे निकाले। What will be the pressure here? P atmosphere H2 D2G। वेरी सिंपल। तो जब लिक्विड मिक्स ही नहीं किया, इंडिविजुअली दोनों को ऐड करके हम लोग निकाल देंगे, लेकिन वही मिक्स कर गया तो पिछला वाला फॉर्मूला। क्लियर है यहां तक? आगे हेडिंग लिखो, सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। Obviously y is equal to mx plus c, straight line, considering m positive, c is also positive, y is equal to mx, m क्या है? slope, y is equal to mx, straight line passing through the origin, slope m greater than 0 मान के चल रहे। y इंटरसेप्ट, अगर हम बोले y is equal to mx plus c, m is negative but c is positive, तब क्या ग्राफ बनेगा?
C पॉजिटिव है, यही तो y इंटरसेप्ट है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप कैसा हो गया? नेगेटिव। y इज इक्वल टू mx प्लस c। लेट m इज पॉजिटिव बट c इज नेगेटिव, तब कैसा स्लोप, कैसा ग्राफ बनना चाहिए? y एक्सिस, x एक्सिस, स्लोप पॉजिटिव है और c नेगेटिव है। कॉपी कर जल्दी, इंतजार मत कर। y इज इक्वल टू kx स्क्वायर, पैराबोला। पैराबोलिक, k is positive here. The same y is equal to kx square if k is negative. Y is equal to kx square where k is positive. दो बना दे रहा हूं मैं, पहला दूसरा। अगर इसका K1 है, इसका K2 है, तो K1 इज ग्रेटर देन K2। K1 ज्यादा तो y का वैल्यू ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है कि पर्टिकुलर x का वैल्यू के लिए यहां y का वैल्यू कम है और यहां y का वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि K1 ज्यादा है K2 से। x इज इक्वल टू ky स्क्वायर, ये भी पैराबोला, लेकिन ये पैराबोला ऐसा, सिमिलरली k अगर ग्रेटर देन 0, इट विल बिकम लाइक दिस इफ k इज लेस देन 0। अगेन, पहला पैराबोला, दूसरा पैराबोला, x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। एक पर्टिकुलर y का वैल्यू पे देख, ये y का पर्टिकुलर वैल्यू है, यहां x ज्यादा है, यहां x कम है। यहां x ज्यादा क्यों आया? क्योंकि अगर K1 और K2 है तो K1 इज ग्रेटर देन K2। xy is equal to constant. It is called rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola. xy is equal to constant. y is e की पावर x, y is e की पावर माइनस x, यहां पर वैल्यू कितना? 1, क्योंकि x 0, e की पावर 0, यहां भी वैल्यू कितना? 1। y इज इक्वल टू ln x, यहां पे y का वैल्यू क्या है? 0, तो यहां पर ये वैल्यू कितना होना चाहिए? x 1। ऑब्वियसली कहीं अगर x का वैल्यू e है
तो y का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। वही अगर y इक्वल टू log टू द बेस 10x, सेम नेचर ऑफ ग्राफ, लेकिन अब बोल सकते कि जब y का वैल्यू x का वैल्यू 10 होगा तो y का वैल्यू 1 होगा। These are some important graphs which you should keep in mind, क्योंकि हम लोग लॉज अब स्टार्ट करेंगे और लॉज में सारा कुछ प्लॉट किया जाता है। हेडिंग लिखो, लॉज ऑफ आइडियल गैस। पहला लॉ, बॉयल्स लॉ। ये लॉज जो हैं वो सिर्फ आइडियल गैस ही फॉलो करता है, रियल गैस ये सारे लॉज फॉलो नहीं करेंगे, इसलिए इसको बोला गया लॉज ऑफ आइडियल गैस ओनली। बॉयल्स लॉ नोट करो। For a fixed mass of an ideal gas, for a fixed mass of an ideal gas, for a fixed mass of an ideal gas, at constant temperature, for a fixed mass of an ideal gas at constant temperature, for a fixed mass of an ideal gas at constant temperature, the pressure of the gas is inversely proportional to volume. For a fixed mass of an ideal gas at constant temperature, pressure of the gas is inversely proportional to volume. Inversely proportional to volume. देख, मास फिक्स्ड मतलब कि मोल फिक्स्ड, एन मोल्स कांस्टेंट क्योंकि मास कांस्टेंट। कहा टेम्परेचर टी भी क्या करो? कांस्टेंट। एन कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, देन प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ऐसे इमेजिन कर, एक कंटेनर है, सिलेंडर पिस्टन, इसके अंदर आइडियल गैस है, इस आइडियल गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, आइडियल गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट करो, पिस्टन को ऊपर नीचे करो, पिस्टन नीचे आएगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, पिस्टन ऊपर गया तो वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर घट जाएगा। इनवर्सली रिलेटेड। V इंक्रीजेस, P डिक्रीजेस, V डिक्रीजेस, P इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है? नाउ हम लोग ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाकर एक कांस्टेंट K भी लगा सकते। P इज इक्वल टू K इंटू 1 अपॉन V, या बोल सकते PV इज इक्वल टू K, दैट इज कांस्टेंट। PV इज इक्वल टू K, दैट इज कांस्टेंट। अब देख, अगर शुरू में गैस का प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 था, पिस्टन ऊपर नीचे करने के बाद अगर उसका प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि P1 V1 विल बी इक्वल टू PV is always a constant. If temperature is constant, PV is always a constant. PV is constant मतलब P1 V1 will be equal to P2 V2. कुछ प्रोसेस करने के पहले प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, मान लो गैस को कंप्रेस कर दिए या एक्सपैंड कर दिए, उसके बाद मान लो उसका प्रेशर हो गया P2 और V2, तो P1 V1 will be definitely equal to P2 V2. बॉयल्स लॉ इक्वेशन कहलाता है ये। P1 V1 is equal to P2 V2. क्लियर है चीज? अगर हम लोग प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम अगर प्लॉट करें
तो प्रेशर हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, x into y is constant, and if x into y is constant, then the nature of graph will be rectangular hyperbola. Throughout the line temperature is constant. ये एक ऐसा लाइन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है थ्रू द लाइन। ऐसा लाइन जिसमें हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं आइसोथर्म्स। Isotherm of a Boyle's law is a rectangular hyperbola when it is plotted P versus V. अगर हम लोग आइसोथर्म का नेचर देखना चाहें P वर्सेस 1/V, बॉयल्स लॉ में अगर हम लोग आइसोथर्म का नेचर देखना चाहें P वर्सेस 1/V, तो देखो ये 1/V हो गया x, P हो गया y, y is equal to mx, y is equal to mx is a straight line passing through the origin. अगर हम लोग आइसोथर्म बॉयल्स लॉ का बनाना चाहे P इंटू V वर्सेस V और P, P इंटू V वर्सेस P और V, तो ऑब्वियस सी बात है कि PV इज अ कांस्टेंट नो मैटर प्रेशर चेंजेस और वॉल्यूम चेंजेस। PV इज अ कांस्टेंट, PV इज अ कांस्टेंट मतलब वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज आइसोथर्म। चौथा प्लॉट P by V वर्सेस 1/V, बॉयल्स लॉ P by V वर्सेस 1/V। तो देखो हमें पता है कि PV इज अ कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ का ही आइसोथर्म हम लोग प्लॉट करने जा रहे हैं। दोनों तरफ V स्क्वायर से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ V स्क्वायर से डिवाइड कर दो, P बाई V स्क्वायर, K बाई V स्क्वायर, यहां एक V कट गया तो P बाई V विल बी इक्वल टू K इंटू 1/V का होल स्क्वायर। यस सर, समझ में आ रहा सर? तो ये हो गया y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर पैराबोला, ऊपर वाला कि हॉरिजॉन्टल वाला, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ऊपर वाला। तो ध्यान रखना ये बन गया पैराबोलिक आइसोथर्म। PV is constant, P is equal to K by V, ln P is equal to ln K plus ln of 1/V। लिखा जा सकता है। अगर हम लोग बॉयल्स लॉ ln P वर्सेस ln 1/V को प्लॉट करें, ln P वर्सेस ln 1/V को प्लॉट किया जाए तो ln P हो गया y, ये हो गया x, y इज इक्वल टू x प्लस c। स्लोप कितना 1, वी विल गेट स्ट्रेट लाइन बट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, देन ओनली वी विल गेट अ स्लोप वैल्यू एज 1। यहीं पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए। अगर हम लोग ln P वर्सेस ln V प्लॉट करते
तो कैसा बन जाता है ये ln1/v को -lnv लिख लेते, -lnv, तो स्लोप क्या होता? -1, स्लोप हो जाता नेगेटिव, ये एंगल अब हो जाता 45 डिग्री, क्योंकि स्लोप हैज बिकम -1. So these all are isotherms of the Boyle's law plotted. PV is equal to constant, P is equal to K by V. Differentiate कर दो with respect to volume. dP by dV will be equal to minus K by V square. K क्या है? अपने आप में PV के बराबर है, तो माइनस ऑफ PV अपॉन V स्क्वायर, V और एक V कट गया, तो dP by dV एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ऐसे लिखा रहेगा तो इसको पढ़ना, dP by dV एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ P by V. ये भी बॉयल्स लॉ ही है. This is also a Boyle's law. The change of pressure with respect to volume at constant temperature is a minus of P by V. A capillary tube has air trapped as shown in figure. Assuming constant temperature, find पहला length of air column when the tube is held vertically with open end up. Second, vertically with open end down. If the tube is held at 45 degree from horizontal with open end up, तो सवाल में 3 कंडीशन है. पहला कि अगर ट्यूब को ऐसे वर्टिकली खड़ा कर दिया गया तो मर्क्यूरी कॉलम सड़क के नीचे आया होगा, आकर रुक गया होगा, तब ये लेंथ कितना है. दूसरा पूछ रहा है कि अगर ओपन एंड डाउन है तो मर्क्यूरी कॉलम फिर से सड़क के आया होगा. एक्सक्यूज मी, ये लेंथ कितना है. फाइंड द लेंथ ऑफ एयर कॉलम व्हेन द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली विथ ओपन एंड डाउन, ओपन एंड अप.
और तीसरा है केस, अगर ट्यूब को मैंने कुछ ऐसे रखा, ओपन एंड अभी भी अप है, 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, तब ये लेंथ कितना? ऑब्वियस सी बात है, ट्यूब का इनिशियल सिचुएशन ऐसा है, ये इनिशियल सिचुएशन है और ये एक एक करके फाइनल सिचुएशन है। ये एयर को आप आइडियल गैस मानो, जितना मोल एयर का यहां पर है उतना ही मोल यहां पर भी है। एयर तो लीक नहीं करेगा, मोल कांस्टेंट, टेम्परेचर इज ऑल्सो कांस्टेंट क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कांस्टेंट, मोल कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। कौन सा लॉ लगाएंगे? बॉयल्स लॉ लगाएंगे। P1 V1 इक्वल टू P2 V2। यहां का प्रेशर पता कर पहले कितना, यहां का प्रेशर कितना? 76 सेंटीमीटर Hg, क्योंकि यहां पर भी 76 सेंटीमीटर Hg। हॉरिजॉन्टल कंडीशन है, मर्क्यूरी की वजह से इस गैस पे कोई प्रेशर नहीं लग रहा। मर्क्यूरी चूंकि इक्विलिब्रियम पे है, इसलिए इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर क्या होना चाहिए? बराबर। इधर 76 तो इधर भी 76। दिस इज द इनिशियल P1 प्रेशर। व्हाट इज द वॉल्यूम? 20 into A. Let A represent area of the cross section. Let A represent area of the cross section. P1 V1 76 into 20 into A will be equal to P2 into V2. P2 V2 कितना? मान लिए लेंथ X, तो X into A क्या हो गया? फाइनल वॉल्यूम। अब P2 बता, A तो कट गया, यहां का P2 बताओ। ये तो हम करवा चुके सवाल रहे। 76 ऊपर से और ये लेंथ 8, यहां का प्रेशर कितना टोटल? 84। तो गैस का भी प्रेशर उतना ही, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे है। P2 का वैल्यू 84 इंटू एक्स इंटू ए कट गया, x विल बी इक्वल टू 760 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 84 सेंटीमीटर। आंसर। लेट दिस लेंथ इज y। Again, same, mole constant, temperature constant, P1 V1 will be equal to P2 V2, P1 V1 तो वही है, 76 into 20 into A will be equal to P2 कितना? यहां का प्रेशर प्लस 8 will be यहां का प्रेशर, और यहां का प्रेशर कौन लगा रहा? एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर Hg। तो P सेंटीमीटर Hg प्लस 8 विल बी 76, सो P विल बी इक्वल टू 68 इंटू Y इंटू A। यूनिट कैंसल हो रहा, इसलिए यू कैन वर्क इन सेंटीमीटर Hg डायरेक्टली। Y विल बी इक्वल टू 76 इंटू 20 डिवाइडेड बाई अगला, यहां का प्रेशर बता। 76 बाई √2। अच्छा, यहां तो लग गया 76 एटमॉस्फेयर की वजह से, लेकिन इसके वजह से कितना प्रेशर? So P is in general H sin theta centimeter of the liquid। तो इसके वजह से 8 sin 45। समझ में आ रहा है? इसकी वजह से कितना? 8 बाई √2। सो यहां पर प्रेशर कितना हो जाएगा? 76 प्लस
8/√2 सेंटीमीटर Hg, P1 76, V1 20 into A, ये मान लिए Z, P2 76 plus 8/√2, V2 Z into A कट गया, Z निकाल लो, आंसर। आगे लिखिए, चार्ल्स लॉ। क्या चीज? इसके वजह से कितना प्रेशर? ये आपको बताया था ना कि P = H sin थीटा होता है इन जनरल। थीटा 90 है तो H सेंटीमीटर, थीटा 90 नहीं है तो H sin थीटा सेंटीमीटर ऑफ द लिक्विड। अगर ये एंगल ये 45 से अगर इंक्लाइंड है, इसके वजह से यहां पे प्रेशर कितना आएगा? H/√2। H कितना है? 8, 8/√2, 76 plus 8/√2, चार्ल्स लॉ। For a fixed mass of an ideal gas, for a fixed mass of an ideal gas, at constant pressure, for a fixed mass of an ideal gas at constant pressure, the volume of the ideal gas is directly proportional to temperature. Volume of the ideal gas is directly proportional to temperature in Kelvin. Volume of an ideal gas is directly proportional to the temperature in Kelvin. Kelvin temperature के directly proportional होता है। मास अगर कांस्टेंट तो फिर से n, मोल्स क्या हो गया? कांस्टेंट। अब कह रहा है प्रेशर कांस्टेंट, मोल कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, देन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर दुगना हो गया तो वॉल्यूम भी दुगना हो जाएगा। मान लो किसी गैस का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए तो क्या वॉल्यूम दुगना हो जाएगा? किसी गैस का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए, वॉल्यूम दुगना होगा? हैं? यस, कैसे? क्या लिखा है? टेम्परेचर इन केल्विन। केल्विन में तो 10 डिग्री माने 283 और 20 डिग्री मतलब 293। नहीं, किधर? 303 किधर है? 293। तो 283 से 293 करेंगे तो डबल हो जाएगा? नो सर, डिग्री सेंटीग्रेड का डबल नहीं, केल्विन का डबल होना। समझ आ रहा? ये टेम्परेचर केल्विन में, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाए, कांस्टेंट लगाए, तुरंत पहला प्लॉट ही बना दिए, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, केल्विन, y = mx, straight line passing through the origin. Now this line is a constant pressure line. प्रेशर तो थ्रू आउट कांस्टेंट है ना? कांस्टेंट प्रेशर लाइन्स आर कॉल्ड
Isobar of a Charles law is a straight line passing through the origin when plotted V versus T. V by T is a constant. दूसरा प्लॉट V by T को V और T के अगेंस्ट प्लॉट करो। V by T को, तो V by T क्या है? कांस्टेंट। V by T क्या है? कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। V is equal to K into T. ln V is equal to ln T plus ln K. Obviously, if we will plot ln V versus ln T, y is equal to x plus c, slope 1, straight line, 45 degree, isobar. V by T is constant. It can be written as V into 1 by T is constant. Therefore, if we plot V versus 1 upon T, Y, X, constant, XY, constant, rectangular, hyperbola, clear? These all are isobars of Charles law. V is equal to K into T, dV by dt is K, and what is K? V by T. So dV by dt at constant pressure is V by T. Charles law. V by T क्या आया? कांस्टेंट के बराबर। मतलब अब क्या लगाएंगे? V1 by T1 is equal to V2 by V1 by T1 will be equal to V2 by T2। चलो अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।